जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए 2024 में बहुत से बड़े देशों में चुनाव संपन्न हुआ। उन्हीं में से बात करें तो इंडिया का हुआ था, फ्रांस हुआ था, ब्रिटेन हुआ था, ईरान हुआ था, रूस में इलेक्शन हुआ था, चाइना में इलेक्शन हुआ था और अमेरिका में इलेक्शन संपन्न हुआ 2024 में। इन्हीं में एक देश था फ्रांस, जहां पर चुनाव होना था 2027 में। किन्हीं कारणों से वहां पर 2024 के जुलाई माह में वहां पर संपन्न हो गया था। ठीक है, यानी समय से पहले चुनाव करा दिया गया था फ्रांस में। अब वहां के जो राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा प्रधानमंत्री सितंबर माह में नियुक्त किए गए थे और सितंबर माह से मात्र 3 महीने के अंदर काल में जो प्रधानमंत्री नियुक्त थे, उनके विपक्ष में यानी उनके अविश्वास प्रस्ताव लाया गया संसद में दिसंबर माह में, यानी 3 महीने के अंतर्गत लाया गया और अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पास हो गया और वहां की प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह कहे कि संसद को भंग हो गया। ये फ्रांस के इतिहास में 62 साल के अंतराल पर पहली बार हुआ है और मात्र 3 महीने के अंदर सरकार गिर गई है। तो आज के टॉपिक में समझेंगे कि फ्रांस की इलेक्शन पार्टी सिस्टम इंडिया से किस प्रकार से डिफरेंस है, क्योंकि हम आपको फ्रांस वर्सेस ईरान बताए थे, फ्रांस वर्सेस इंडिया बताए थे। इसके साथ साथ भारत की पार्लियामेंट सिस्टम और फ्रांस के पार्लियामेंट सिस्टम में किस प्रकार से डिफरेंस है। ठीक है, तो आज का टॉपिक में समझेंगे। देख क्या है, 62 साल के इतिहास में पहली बार फ्रांस में हुआ था उलटफेर, यानी 62 वर्ष पहले फ्रांस में एक बार उलटफेर हुआ था और महज 3 महीने, कितने 3 महीने में गिरी सरकार। और सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री जिनका नाम था माइकल बार्नियर, माइकल बार्नियर यहाँ के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अपना इस्तीफा यहाँ के राष्ट्रपति जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को सौंप देंगे अपना इस्तीफा। यानी पार्लियामेंट संसद जो है वो क्या भंग हो गई है। तो आज के टॉपिक में समझेंगे कि जो प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा तो राष्ट्रपति देंगे, क्या राष्ट्रपति भी अपना इस्तीफा देंगे? क्योंकि हमारे यहां इंडिया में क्या होता है, पार्लियामेंट सिस्टम में अगर संसद भंग हो जाती है तो प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, राष्ट्रपति भी नहीं आते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, यहाँ पर जो पार्लियामेंट भंग हो गया तो यहाँ के प्रधानमंत्री के चुनाव किस प्रकार से होगी, क्योंकि अभी मात्र 3-6 महीने पहले यहाँ पर चुनाव हुआ था। तो अब चुनाव कब होगा? ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंडिया की परिप्रेक्ष्य से समझेंगे तो इसको। ठीक है, तो 2024 में बहुत से बड़े देशों का इलेक्शन हुआ था, इसके बारे में देखे थे। देखिए जब यहां पर जुलाई माह में इलेक्शन हुआ था फ्रांस में, तो यहां पर काफी सारी हिंसा हुई थी और यहां पर लोकतंत्र का मजाक बना था और हम इसी वीडियो पर, इसी चैनल पर इस टॉपिक को कवर किए थे। ठीक है, जैसे यहां पर क्या फ्रांस के चुनाव में कैसे लोकतंत्र का मजाक बना था, इसके साथ साथ मुस्लिम विरोधी पार्टी कैसे सबसे पीछे रह गए थे, इसके साथ साथ यहाँ पर हिंसा यानी रिजल्ट आने के बाद हिंसा क्यों हुई, इस पर हम कवर किए थे। आप चाहे तो इसी चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बात करते हैं अब वर्तमान में कि परिप्रेक्ष्य में कि फ्रांस है क्या, फ्रांस की क्या वैल्यू है। क्योंकि तो विश्व के नक्शे पर देखेंगे तो फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है, क्या एक यूरोप का कंट्री है। और फ्रांस के पड़ोस में बात करें तो फ्रांस के पड़ोस में जो है जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, इटली है। ठीक है, इसी प्रकार से स्पेन है, मेडियन सी के बगल में है। इधर से आपको अटलांटिक मिलेगा, इंग्लिश चैनल मिलेगा। यानी फ्रांस जो है एक है विकसित देश है। फ्रांस जो है यूरोप का सेकेंड हाईएस्ट जीडीपी वाला देश है। फर्स्ट कौन है? जर्मनी। सेकेंड कौन है? फ्रांस है। इसके साथ साथ ये यूरोप का क्या है, एक यूएनओ में वीटो पावर रखने वाला देश है। 5 देश में वीटो पावर है, जिनमें से अमेरिका है, चाइना है, रूस है, फ्रांस और यूके है। तो ये फ्रांस क्या है, एक वीटो पावर है और एक शक्तिशाली देश है, यानी पैसे वाला भी देश है और इसके पास पावरफुल भी है। तो फ्रांस एक विकसित, ठीक है, क्या है, विकसित डेवलप्ड कंट्री है, इसके साथ इसके पास पावरफुल कंट्री है। लेकिन यहां पर फरवरी 2024 यहां पर जो है जनवरी जुलाई में यहां पर री इलेक्शन हुआ था और री इलेक्शन में प्रधानमंत्री नए चुन के आए थे। ठीक है, तो यहां पर समझते हैं। देखिए यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। देखिए इनका कार्यकाल 2022 से 2027 तक था। कब था? 2022 से लेकर 2027 तक। लेकिन यहाँ के राष्ट्रपति का एक पावर होता है कि वो चाहे तो पार्लियामेंट जो संसद होता है उसको भंग कर सकता है। तो फ्रांस के संसद का नाम है नेशनल असेंबली। जिस प्रकार से इंडिया में बात करेंगे तो संसद है, इसी प्रकार से यहाँ के फ्रांस में नेशनल असेंबली है। तो वहां के राष्ट्रपति के पावर है कि चाहे तो संसद को भंग कर सकता है। लेकिन इंडिया में पावर नहीं, इंडिया में राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं है,
पावरहीन होता है और इंडिया के राष्ट्रपति के पास चाहे तो संसद भंग कर दे तो भंग नहीं कर पाता है। भारत में पावरफुल कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, लेकिन बड़ा होता है राष्ट्रपति। लेकिन यहां पर फ्रांस की बात करेंगे तो फ्रांस में पावरफुल होता है राष्ट्रपति होता है। वो चाहे तो संसद पार्लियामेंट उसको भंग कर सकता है, लेकिन उसका जो पद वो नहीं जाएगा। यानी जो इन्होंने 2022 से 2027 तक थे अपना पार्लियामेंट को भंग किए थे, तो इनकी पद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। ये राष्ट्रपति इटीज बने हुए थे, यानी 2022 से लेकर 2027 तक ये राष्ट्रपति बने रहेंगे भी फ्रांस के। देखिए, फ्रांस में दो शक्तियां होती हैं, एक होता है राष्ट्रपति का, एक होता है प्रधानमंत्री का। तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी में पावर अधिक होती है, यानी विदेश नीति में जो पावरफुल होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। और जो देश के अंदर जो करेंगे फ्रांस के अंदर जो पावरफुल होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो 2022 में जब इन्होंने राष्ट्रपति बने थे तो इनके द्वारा ये समर्थित, यानी इनके द्वारा समर्थित पार्टी के द्वारा यहां पर प्रधानमंत्री रखा गया था। यानी इनका पूर्ण बहुमत नहीं था प्रधानमंत्री में, यानी दूसरे पार्टी को बहुमत मिला थे। तो ये लालच में आ गए थे कि हम अगर पार्लियामेंट को भंग करके दोबारा से चुनाव लड़ते हैं तो हमारी पार्टी जो है दोबारा से मेजॉरिटी में आ जाएगी, तो हम अपना प्रधानमंत्री रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो इमैनुअल मैक्रोन इनकी चालाकी थी कि अगर हम समय से पहले भंग कर देते हैं तो यहां के नए प्रधानमंत्री आएंगे तो हमारे परिप्रेक्ष्य आ गया या हमारा बहुमत आ जाएगा। यानी इन्होंने जानते थे कि हमारा जो पद है राष्ट्रपति का पद है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम भंग भी कर देते हैं, अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारा प्रधानमंत्री होगा, अगर नहीं आता है तो कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन हमारे राष्ट्रपति पद का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से इन्होंने 2024 में और जुलाई माह में यहां पर नए प्रधानमंत्री का यानी क्या नए यहां पर इलेक्शन कराए और यहां पर इलेक्शन में इनको इमैनुअल मैक्रोन को बुरी तरह से हार मिली। यानी जो अपेक्षित थी, जो चाहते थे उससे में क्या उलट फिर यहां पर रिजल्ट आया कि यहां पर किसी भी पार्टी को यहां पर बहुमत नहीं मिला। क्या है? फ्रेंच इलेक्शन रिजल्ट, नो पार्टी सिक्योर्ड मेजॉरिटी, सो व्हाट नेक्स्ट। यानी यहां पर किसी पार्टी को यहां पर मेजॉरिटी नहीं मिली, यानी बहुमत नहीं मिला। और यहां की जो संसद है उस संसद का नाम है नेशनल असेंबली, और नेशनल असेंबली में पूरी सीट कितनी है तो 577 सीटें। कितने? 577 सीटें हैं। और बहुमत का आंकड़ा जो है 289 बहुमत का आंकड़ा है, बहुमत का आंकड़ा 289 है, और किसी पार्टी ने अपने इस आंकड़े को क्रॉस नहीं किया। ठीक है, और इसमें मेजर रूप से 4 पार्टियां थी। एक था नेशनल फ्रंट पॉपुलर पार्टी, क्या है? न्यू पॉपुलर फ्रंट पार्टी, जिसको है 182 सीट मिली। कितना है? 182 सीट मिली। ठीक है, और जो यहां के राष्ट्रपति के नेतृत्व में पार्टियां जो थी जिसका नाम था मध्यवर्गीय नेशनल पार्टी, और इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी का नाम है, यहां पर जो नाम था, यहां पर इनकी पार्टी जो नाम था, इनकी पार्टी का नाम ठीक है, तो इनकी पार्टी जो लड़ी थी 163 सीट पर मिली थी, यानी इनकी जो सीट मिली 163 मिली थी। और इसके साथ साथ जो नेशनल रैली की जो पार्टी थी इसका नाम था, यहां पर इस पार्टी को जो मिली थी 142 सीट मिली थी, और यहां पर जो रिपब्लिक पार्टी है इसको 46 सीट मिली थी। यानी किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली। कौन सा? न्यू फ्रंट पॉपुलर पार्टी को 180 सीट मिली थी, और मैक्रोन की पार्टी थी जो उनके गठबंधन से लड़ी थी, इनको 163 मिली थी, और नेशनल रैली जो है आपको 142 सीट मिली थी, और रिपब्लिक पार्टी को 46 वोट मिली थी। क्या? 46 सीट मिली थी। और बहुमत का आंकड़ा के लिए 289 सीट चाहिए थे प्रधानमंत्री के बहुमत, यानी किसी भी पार्टी को सीट नहीं मिली थी, इसके साथ साथ अदर पार्टियां को मिली थी। यानी यहां पर जो मैक्रोन चाह रहे थे कि हमको यहां बहुमत मिल जाएगा, उनके विचारों पर पानी फिर गया, या क्या उनकी जो कल्पना थी उनकी कल्पनाओं पर पानी फिर गया। अब यहां पर हुआ क्या कि जो मैक्रोन की पार्टी थी और जो यहां पर रिपब्लिक पार्टी, इन दोनों ने मिलकर सितंबर 2024 में अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए, क्योंकि किसी पार्टी को यहां बहुमत नहीं था। तो यहां पर राष्ट्रपति द्वारा इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा यहां के जो न्यू रिपब्लिक पार्टी और जो यहां मध्यवर्गीय पार्टी के जो गठबंधन, इसके दोनों मिलकर अपने यहां पर एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री घोषित कर दिए थे सितंबर माह में। यानी बहुमत आंकड़ा नहीं था, ये जानते थे कि हमारी
जो आंकड़ा को टच नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री को नियुक्त कर दिए थे 2024 के सितंबर माह में। ठीक है, अब देखिए समझते हैं आगे। ये क्या न्यू पॉपुलर फ्रंट को बताया कि नहीं 182 सीट मिली थी, और मध्यवर्ग की जो इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी का जो गठबंधन था उसको 163 मिली थी, और नेशनल रैली को 142 सीट मिली थी। इसके साथ साथ इस अदर में जो है 89 था, जिसमें से 46 सीट जो है आपको रिपब्लिक पार्टी को मिली। तो रिपब्लिक पार्टी और यहां पर जो इमैनुअल मैक्रोन को पार्टी दोनों मिलकर सरकार बनाए थे। ठीक, और सितंबर माह में यहां पर बना दे, और सितंबर माह में बनाकर यहां पर राष्ट्रपति जो है जो रिपब्लिक पार्टी के हेड थे इनको बना दिए थे प्रधानमंत्री के। ठीक, तो प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो प्रधानमंत्री जो क्या अल्पमत की सरकार चला रहे थे बादियन। ठीक, बादियन कौन थे? जो रिपब्लिक पार्टी के हेड थे, इनका नाम बादियन थे। ये अल्पमत मैंने 289 का आंकड़ा क्रॉस नहीं किए थे। क्या 289 का आंकड़ा क्रॉस नहीं किया, तो लेकिन प्रधानमंत्री के पद से होकर ये सरकार चला रहे थे। ठीक है, तो यहां पर क्या फ्रांस ने जुलाई में हुए आम चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला था। इसके साथ में इमैनुअल मैक्रोन ने सितंबर में मिशेल बार्नियर कौन है? ये देखिए मिशेल बार्नियर लिखा, ये आदमी है, जेंट्स है, ये लेडीज नहीं है। ठीक है, इनके नेतृत्व में अल्पमत की सरकार बनाकर ऐलान किया, और जिसके साथ साथ 73 वर्षीय बार्नियर की सरकार बनी और एक प्रधानमंत्री बने। कौन बने? प्रधानमंत्री, सितंबर माह में। और सितंबर माह से देखेंगे तो 3 माह में दिसंबर आता है, और दिसंबर माह में इनके एक कारण से एक बिल लाए थे, जिसकी बिल के कारण से विरोध में यहां पर विपक्ष यानी विपक्ष था, उन्होंने लाया कि अविश्वास प्रस्ताव, और अविश्वास प्रस्ताव में पास हो गया। अब अविश्वास प्रस्ताव 288 चार, लेकिन 311 विपक्ष में पढ़ के इनकी सरकार क्या संसद को भंग हो गया। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, देखिए न्यूज क्या है, फ्रांस में 3 महीने के भीतर गिर गई मिशेल बार्नियर की सरकार और संसद की अविश्वास प्रस्ताव हुआ पास। फ्रांस में पॉलिटिकल 60 साल के इतिहास में पहली बार फ्रांस में हुआ बड़ा उलटफेर, 3 महीने के अंदर क्या गिर गया। फ्रांस में गिरी मिशेल बार्नियर की सरकार, संसद में अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ। 60 साल में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव हुआ और हारे फ्रांसीसी पीएम। ये क्या न्यूज बना, जो कि हाल ही का न्यूज है, 12 मिनट पहले का ये न्यूज है। ठीक, इसके साथ साथ फ्रांस में गिरी मिशेल बार्नियर की सरकार और संसद में अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ, यानी यहां पर जो संसद है अब वो भंग हो जाएगा। ठीक, क्या है, फ्रांस की में गिरी मिशेल बार्नियर की सरकार, संसद में अविश्वास। ठीक है, तो फ्रांस में कैसे गिरी सरकार? 60 साल में पहली बार। देखिए अब बात होता है कि सरकार क्यों गिरी, गिरने के पीछे क्या कारण था। ठीक है, देखिए यहां पर क्या वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट के द्वारा ये लाया गया था, गठबंधन था, इनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिनमें से इनके अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 331 सीट मिली। कितने? 331 सांसद आए थे, और इनको मात्र 288 यानी 288 भी चारा था, लेकिन विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव में 311 लोग मिल गए थे, जिस कारण से प्रधानमंत्री को अब अपने पद से इस्तीफा देना होगा। और इस्तीफा किसको देंगे? अपना इस्तीफा वहां के राष्ट्रपति को सौंपेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर क्या, क्यों बार्नियर के खिलाफ हुए थे सांसद, यानी इनके पीछे खिलाफ क्यों थे? इनके पीछे खिलाफ होने का एक रीजन है, इन्होंने एक बिल लाया था और उस बिल को बिना वोटिंग के पास कर दिए थे। आप कई बार देखोगे भारत में पार्लियामेंट में ऐसे बहुत से बिल लाए गए थे जिसको ध्वनि मत से पास कर दिए थे, नहीं एक प्रकार का लोकतंत्र हनन हुआ है। तो इसी प्रकार से यहां पर जो फ्रांस में भी लोकतंत्र का हनन हुआ, जिसके कारण से जनता विरोध में आ गई, और जनता विरोध के आने के साथ साथ वहां पर विपक्ष की पार्टी थी वो भी विरोध में आ गई, और विरोध में आने के पश्चात क्या अविश्वास मत लाके खड़ा कर दी। ठीक, क्या है, इनकी तरफ से यानी न्यू पॉपुलर फ्रंट की तरफ से लाया गया सामाजिक सुरक्षा बजट को लेकर फ्रांस में तनाव हो गया था, और जिसको देखते हुए बजट को टैक्स बढ़ाने की बात कही गई थी। क्या, यानी जो प्रधानमंत्री है उन्होंने क्या लाया था, टैक्स बढ़ाने के लिए बात कही थी, जिसको फ्रांस में बहुत सारा विरोध हुआ था, और विपक्ष की पार्टी भी इसको विरोध करने लगी थी। और इनके द्वारा इस फैसले को देखते हुए वामपंथी और दक्षिणपंथी ने विरोध किया, यानी 2 पार्टियां थी, वामपंथी और दक्षिणपंथी ने विरोध किया और मिलकर इनके अविश्वास प्रस्ताव को लाया था। और लेकिन बार्नियर की सरकार ने बजट इनका कदमों को बिना वोटिंग किए, यानी बिना वोटिंग किए ही पास कर दिए थे। यानी देखिए, अगर आप पार्लियामेंट में लोकतंत्र हनन करेंगे तो आपको उठाकर सरकार से बाहर कर देंगे। इसी प्रकार से यहां फ्रांस ने बिना वोटिंग किए इस बजट को डायरेक्ट पास कर दी थी, जिसके कारण से वहां की जनता और विपक्ष के जो लोग थे वो विरोध में आ गए, और विरोध में आने के पश्चात यहां पर
प्रदर्शन किए थे। इसके साथ विपक्ष के दलों ने विरोध किया था। इसके बाद विपक्ष दलों ने बार्नियर की सरकार के खिलाफ बुधवार यानी 4 दिसंबर को अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किए थे। और अविश्वास प्रस्ताव लाए तो जिसको 288 सीट, केवल विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव में 288 सीट चाहिए थी, लेकिन 331 सीट आ गया था विपक्ष यानी अविश्वास प्रस्ताव के रूप में। ठीक है, क्या है, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कुल 331 सांसदों ने वोट किया था। ठीक है, और चाहिए कितनी थी, 288 चाहिए था, यानी 288 ही मिल जाता तो यहीं से सरकार गिर जाती। लेकिन इसके अलावा 311 सीटें, काफी अधिक सीटों यहां पर मिल गई थी इनको सरकार गिराने के लिए। ये है बार्नियर है, जो कि मिशेल बार्नियर अब प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे, जिनका कार्यकाल महज 3 महीने का रहा। इतिहास में, फ्रांस के इतिहास में 62 सालों बाद जो है ऐसा कारनामा हुआ जो कि किसी की सरकार 3 महीने के अंदर गिर गई, और यह अविश्वास प्रस्ताव मत के द्वारा गिर गई। अब ये करेंगे क्या, अपना जो वोटिंग है किसको देंगे, ये अपना प्रस्ताव किसको देंगे इस्तीफा, यहाँ के राष्ट्रपति को सौंपेंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री किसे देंगे इस्तीफा, तो इमानुएल मैक्रों को अपना राष्ट्रपति पद के इस्तीफा सौंपेंगे। और इनके लिए भी, जो इमानुएल मैक्रों, इनके लिए भी चैलेंजिंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन्हीं की सरकार यानी इन्हीं की द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे, और इन्हीं की लालच में जो 2027 में चुनाव हुआ था, इन्हीं की लालच में जल्दी चुनाव करा दिए गए थे। और जल्दी चुनाव कराने के पश्चात अब इन्हीं के गठबंधन के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे, और इन्हीं के द्वारा जो है सरकार गिर गई। अब इनको चैलेंजिंग होगा कि जो नए प्रधानमंत्री उनको किस प्रकार से नियुक्त करें, क्योंकि अब जो है जो चुनाव होगा कम से कम जुलाई माह से पहले नहीं कर सकते, यानी जो जुलाई 2025 से पहले एक कोई भी चुनाव नहीं कर सकते प्रधानमंत्री की। अब इनको नए प्रधानमंत्री की तलाश होगा, और नए प्रधानमंत्री की तलाश के लिए इनको गठबंधन की सरकार चलानी होगी, और गठबंधन की सरकार चलाने के लिए इनको क्या होगा, झुकना पड़ेगा। यानी जो अपना चाहते थे उनका महत्वाकांक्षी पर पानी फिर गया। ठीक, क्या है, मैक्रोन को चुनना होगा नया प्रधानमंत्री। क्यों होगा, क्योंकि इसी बीच राष्ट्रपति को मैक्रोन के सामने नई दुविधा खड़ी हो गई। क्यों हुई, क्योंकि संकट के बीच में मैक्रोन को नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी होगी, और जुलाई से पहले देश में कोई भी नई विधायी चुनाव नहीं करा पाएंगे। ठीक है, यानी इसके लिए मुश्किल हो गया। यानी अब जो है जुलाई 2025 से पहले नहीं करा पाएंगे, और इनको प्रधानमंत्री रखना होगा, जिस कारण से इनको काफी चैलेंजिंग होगा। क्योंकि इन्हीं के कारण से जो पहली बार जो 2024 में जो जुलाई के माह में संसद भंग किए थे, और इन्हीं के अब है 2024 तक उनको रखना होगा, तो 2025 तक रखना होगा, जिसको काफी चैलेंजिंग होगा। तो इनके जो राष्ट्रपति के पद पर कोई तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक चीज पड़े रहेंगे, जो प्रधानमंत्री है मैक्रोन, राष्ट्रपति जो है ये लगातार बने रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री रखने में कुछ काफी चैलेंजिंग होगा। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आएगा कि फ्रांस और इंडिया में क्या डिफरेंस है। फ्रांस के पास राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि वो सांसद को भंग कर सकते हैं, लेकिन भारत के जो राष्ट्रपति है उनके पास पावर नहीं होता है कि उनको कि अपने सांसद को भंग कर सकते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं केवल पावरहीन होते हैं, उनके पास बड़े होते हैं लेकिन उनके पास पावर नहीं होता कि अपनी संसद को भंग कर सके। लेकिन फ्रांस के पास राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है कि वो अपने पार्लियामेंट या संसद को भंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।